अफगानिस्तान में चीन का खेल खत्म, तालिबान के साथ डील चीन को पड़ी भारी। चीन ने जो सोचा नहीं था अफगानिस्तान में वह कर दिया भारत ने। चीन को था जिस बात का डर वही हुआ। चीन का अफगानिस्तान में निवेश होगा तबाह, भारत ने मारी अफगानिस्तान में बैकडोर से एंट्री। दोस्तों, चीन कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ता जहां उसको लगता हो कि यहां भारत को घेरा जा सकता है या फिर भारत के लिए एक कठिन स्थिति बनाई जा सकती है। और इसी का परिणाम था कि 2021 अगस्त महीने में जब तालिबानी आतंकी संगठन ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, उसके बाद दो देश पाकिस्तान और चीन ये दोनों तालिबान के भरपूर समर्थन में निकलकर सामने आए थे। जहां 2021 में अगस्त में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को मान्यता दिलाने के लिए पाकिस्तान के साथ चीन ने भी काफ़ी देशों से यह गुजारिश की थी, मिन्नतें मांगी थी कि वे सभी अफगानिस्तान को मान्यता प्रदान करें। लेकिन दोस्तों, ताज्जुब की बात यह है कि चीन इतना चालाक है कि खुद पर आरोप न लगे इसके लिए अभी तक उसने खुद अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी और ऐसे ही अफगानिस्तान की अनौपचारिक सरकार के साथ आए दिन कोई न कोई समझौता करता रहता है ताकि बाद में पीछे हटने में आसानी हो। लेकिन दोस्तों, तालिबान और चीन की बढ़ती नज़दीकियां चीन को ही अब भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अब जो आतंकी संगठन चीन से परेशान है और चीन के पीछे पड़ा है, उसका नाम सुन खुद चीन के हाथ पांव फूलने लगते हैं। और तालिबान से वह कई बार भिड़ चुका है और अभी भी अफगानिस्तान में विराजमान है। और बात रही चीन की, तो चीन के लिए भी कोई आतंकी संगठन उसका सगा नहीं। दोस्तों, अफगानिस्तान को फिर से आकार देने की चीन की महत्वाकांक्षा के रास्ते में रोड़े अटकाने वाला आतंकी संगठन का प्रमुख व्यक्ति एक समय इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, जो कि 1996 में सिर्फ 2 साल का बच्चा था। जब काबुल में तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था, विद्वान आमिर जादून और उनके सह लेखक बताते हैं कि जिहादी सरगना गुलबुद्दीन हिकमतयार, जिसे काबुल में सत्ता से हटा दिया गया था, यह हिज्ब ए इस्लामी से गहरे संबंध रखने वाले एक परिवार से ताल्लुक रखने वाले सनाउल्लाह गफारी को माना जाता है कि काबुल विश्वविद्यालय में पढ़ते समय जिहादी हलकों से उसका परिचय हुआ था। तालिबान नेता सिराजुद्दीन हक्कानी के नेटवर्क में एक वरिष्ठ कमांडर ताजमीर जवाद के अंतर्गत लड़ते हुए गफारी ने अफगान सरकार और अमेरिका को टारगेट करते हुए आत्मघाती बम विस्फोटकों को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में सनाउल्लाह इस्लामिक स्टेट में चला गया और साल 2020 में संगठन का नेतृत्व उसके साथ में आ गया और यहीं से बाजी पलटती है। उसके सामने महत्वपूर्ण चुनौती थी और इस्लामिक स्टेट अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य अभियानों और तालिबान के साथ लड़ाई से पस्त हो गया था। विद्वान एंटोनियो म्यू स्टोजी लिखते हैं कि अत्यधिक जबरदस्ती और जबरन वसूली ने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों के निवासियों को भी खिलाफ कर दिया था। कुछ समय के लिए तो ऐसा लग रहा था कि संगठन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। 2021 में दूसरे इस्लामिक अमीरात के उदय ने इस्लामिक स्टेट को वह अवसर दिया जिसकी वह तलाश कर रहा था। शक्तिशाली कमांडरों द्वारा सत्ता पर एकाधिकार होने से नाराज तालिबान के हताश सामान्य सदस्यों की निष्ठा तालिबान संगठन के प्रति घटने लगी। आतंकी मामलों के विश्लेषक अटल अहमद जई कहते हैं कि तालिबान में भारतीय जातीय भाषाई रूढ़ितावादिता की वजह से इस्लामिक स्टेट को अफगानिस्तान से उत्तर और पश्चिम से काफ़ी नई भर्तियां करने में मदद मिली। अपने फॉलोअर्स के लिए इस्लामिक स्टेट जिहाद का प्रतिनिधित्व करता है जो कयामत तक जारी रहेगा। चीन, जिसे कि सिंजियांग में मुसलमानों के उत्पीड़क के रूप में दिखाया जाता है, उसके साथ तालिबान के संबंध इस्लामिक स्टेट के प्रचार में अमीरात के आंतरिक भ्रष्टाचार के मुख्य सबूत के रूप में पेश किए गए। यहाँ तक कि जब वह खुद का पुनर्निर्माण करता है तो इस्लामिक स्टेट जानता है कि उसे तालिबान को स्थिर होने से रोकना चाहिए और ऐसा करने के लिए उसे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि चीन की आर्थिक योजना सफल हो जाए। और अब चीन की आर्थिक योजनाओं को विफल करने के लिए इस्लामिक स्टेट कुछ बड़ा करने वाला है। दोस्तों, विश्लेषक कैथरीन पुच कहते हैं, तालिबान के साथ नया तेल समझौता जो चीन ने हाल ही में किया है वह वास्तव में एक पुराना समझौता है। 9/11 के 10 साल बाद अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति हामिद करजई ने अमेरिका के साथ संबंध तालिबान का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने पर बिगड़ गए। अफगान सरकार ने चीन की दरबारगिरी शुरू कर दी
करजई ने एक सरकारी स्वामित्व वाली चीनी कंपनी को मेस अयनाक में तांबे की खान का $3 बिलियन का ठेका दे दिया। चीन अफगानिस्तान को पाकिस्तान के बंदरगाहों से जोड़ने के लिए तोरखम तक एक रेलवे लाइन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। करजई ने परियोजनाओं को बीजिंग के लिए रिश्वत के रूप में देखा और सोच यह थी कि बदले में बीजिंग पाकिस्तान पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसे तालिबान पर लगाम लगाने के लिए मजबूर करेगा। 2011 के अंत में हामिद करजई के अफगानिस्तान ने चीन के राष्ट्रीय पेट्रोलियम निगम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमू दरिया बेसिन से तेल निकालने के अधिकार सौंपे गए। तत्कालीन खनन मंत्री वहीदुल्ला सहारानी ने 2012 में घोषणा की कि परियोजना ने तेल के लिए ड्रिलिंग शुरू कर दी है। अगले साल की शुरुआत में उन्होंने कहा कि गर्मियों में व्यावसायिक रूप से तेल निकालने का काम शुरू हो जाएगा। बाद में यह हुआ कि बढ़ती गर्मी के कारण तेल के कुएं सूख रहे थे और 6 महीने बाद बढ़ती हिंसा के बीच CNPC के कर्मचारियों ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। अब दोस्तों, तालिबान को गले लगाना बीजिंग की एक भू राजनीतिक आवश्यकता है। हालांकि चीन ने अब तक अफगानिस्तान में सीमित पूंजी लगाई है, लेकिन विद्वान वांडा फेबा ब्राउन का कहना है कि देश को स्थिर करना मध्य एशिया और पाकिस्तान में अपने बड़े निवेश को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही मध्य एशिया में भारत की बढ़ती भूमिका को कम करना, खासकर अफगानिस्तान में उग्रवाद ने पहले मध्य एशिया में बड़े पैमाने पर हिंसा को भड़काया है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान चीन की तरह जिहादियों द्वारा उत्तरी अफगानिस्तान से हमला रोकने के लिए चीन तालिबान पर निर्भर है। अंत में चीन को काबुल में ऐसे शासन की जरूरत है जो उससे दोस्ताना व्यवहार रखे, ताकि शिनजियांग के अशांत प्रांत को धमकी देने वाले जिहादियों को प्रभावी ढंग से टारगेट किया जा सके, खासकर ईस्ट तुर्कमेनिस्तान, इस्लामिक मूवमेंट आतंकी संगठन और इस्लामिक स्टेट को। अब दोस्तों, चीन यह चाहता है कि हाल ही में अफगानिस्तान के साथ जो चीन ने कच्चे तेल के खनन के संदर्भ में समझौता किया है, उसका मान रखते हुए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार यह सुनिश्चित करे कि तालिबान एक तो इस्लामिक स्टेट के हमलों को रोके जो हाल ही में काबुल में हुए थे, जहां चीन के नागरिकों को टारगेट किया गया था, वहीं दूसरा ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जिसका बहुत बड़ा हाथ है चीन के शिनजियांग प्रांत में उग्रवादी हमले करने में। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच भारत धीरे धीरे अफगानिस्तान में अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है, क्योंकि चीन के निवेश के खिलाफ इस्लामिक स्टेट ने पहले ही मोर्चा खोल दिया है और उसने साफ कह दिया कि तालिबान और चीन के रिश्ते अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है और यह हम नहीं होने देंगे। और इस्लामिक स्टेट की इस खुन्नस का सबसे बड़ा कारण है चीन के द्वारा शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों का शोषण। लेकिन यहाँ भारत बिल्कुल सही स्थिति में है, क्योंकि एक तो भारत पर इस तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं है और दूसरा भारत अफगानिस्तान के लोगों के दिलों में बसा है। 2021 के अगस्त महीने से लेकर अफगानिस्तान में आने वाले भूकंप से लेकर अब तक भारत ने जितनी मानवीय सहायता अफगानिस्तान में भेजी है, उतनी किसी भी देश ने अभी तक नहीं भेजी। दवाई से लेकर खाने पीने की वस्तुएं सब भारत ने पाकिस्तान के रास्ते या फिर हवाई जहाज के रास्ते समय समय पर अफगानिस्तान के लोगों को भेजी है। दोस्तों, यही कारण है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने खुद भारत सरकार का जो एक छोटा काउंसल्टे स्थापित हुआ है काबुल में, उसकी पूरी जिम्मेदारी ली। हालांकि भारत सरकार की खुद की सिक्योरिटी है, लेकिन तालिबान ने भी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। और वहीं इस्लामिक स्टेट ने भी अभी भारत के द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं को लेकर कोई ऐसी धमकी नहीं दी है, क्योंकि सब जानते हैं कि भारत मानवीयता के लिए काम करता है और अगर भारत के किसी एक कर्मचारी पर अगर हमला हो जाता है तो फिर भारत पूरी जमीन को राख में तब्दील कर सकता है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।